चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज क्लास 10th कॉमर्स का स्टेक होल्डर्स इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे स्टेक होल्डर का क्या मतलब है और कंपनी में स्टेक होल्डर का कितना बड़ा रोल है। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी में या बिजनेस में स्टेक होल्डर का कितना बड़ा रोल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वेरी बेसिक स्टेक के मीनिंग से कि स्टेक का एक्चुअली मतलब होता है इंटरेस्ट। ठीक है ना, तो स्टेक होल्डर मतलब जो इंटरेस्ट लेते हैं बिजनेस में। स्टेक होल्डर का मतलब जो बिजनेस में इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, अब आप ये सोचो कि एक कंपनी या बिजनेस जो चलता है उसे कौन चलाता है। एक कंपनी है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मशीन चल रही है, सामान बिक रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है, तो इसे कौन चला रहा है? कुछ लोग होंगे, है ना, वही लोग तो चलाएंगे। तो वो कुछ लोग कौन है? एम्प्लॉयर यानी ओनर, जो मालिक है बिजनेस का, कंपनी का, है ना। शेयर होल्डर जो पैसा लगाया हुआ है कंपनी में। मैनेजर होंगे जो ऑपरेट और संभाल रहे, कंट्रोल कर रहे हैं। एम्प्लॉयज़ होंगे, अकाउंटेंट होगा, स्टाफ होंगे, लेबर्स होंगे, वर्कर्स होंगे जो मशीन चला रहे होंगे, जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, साथ में कहीं से रॉ मटेरियल आ रहा होगा यानी क्रेडिटर्स, किसी बैंक से लोन लिया होगा मतलब क्रेडिटर्स, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसे की ज़रूरत होती है। यानी शेयर होल्डर तो इन्वेस्ट करते हैं, बीच में हमें लोन भी तो ज़रूरत पड़ सकती है। बिजनेस को कंटिन्यू या एक्सपेंड करने के लिए लोन की भी तो ज़रूरत पड़ सकती है। तो कौन देती है लोन? फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बैंक होती हैं। तो यही सब से मिलकर ही तो बिजनेस चल रहा है। यही लोग तो एक कंपनी को चला रहे हैं। गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर है। हाँ, गवर्नमेंट का भी तो फायदा है उसमें, एक परमिशन देगी, लाइसेंसिंग देगी, क्योंकि उसको टैक्स मिलेगा। वरना अगर गवर्नमेंट परमिशन ना दे बिजनेस करने की तो बिजनेस कैसे चलेगा, है कि नहीं? तो ऑर्गेनाइजेशंस जो भी चलती है, कोई भी कंपनी चलती है, जो लोग मिल के चलाते हैं कंपनी को, जिनका इंटरेस्ट होता है उसमें ओनर्स भी होते हैं, शेयर होल्डर भी होते हैं, साथ में मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट, वर्कर, क्रेडिटर्स, बैंक, इन सब को हम लोग बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर्स। समझ गए? तो स्टेक होल्डर कौन कौन हो सकते हैं बोलो? ओनर्स, शेयर होल्डर। ओनर और शेयर होल्डर में मतलब समझ में आया ना? ओनर मतलब जो एक्चुअली में वो एंटरप्रेन्योर जिसकी कंपनी है या जिसने कंपनी की नींव रखी है, तो उसको हम कह सकते हैं ओनर। शेयर होल्डर बहुत सारे हो सकते हैं, हज़ारों हो सकते हैं शेयर होल्डर, जो बाहर से पैसा लगाए हुए कंपनी में। ठीक है ना, शेयर होल्डर। तो मैं बता रहा था ओनर्स, शेयर होल्डर्स, बैंक, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़, वर्कर, मैनेजर्स, ये सब स्टेक होल्डर हैं। ठीक है, अब स्टेक होल्डर का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, साथ में नेगेटिव एक इम्पैक्ट भी हो सकता है कंपनी के ऊपर। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये कि कंपनी चला ही इन लोग रहे हैं। शेयर होल्डर पैसा नहीं देगा तो कंपनी कैसे चलेगी, है ना। गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी कंपनी चलाने की तो कंपनी कैसे चलेगी। एम्प्लॉयज़ काम नहीं करेंगे तो कंपनी कैसे चलेगी। लेबर वर्कर्स मशीन में ऑपरेट नहीं करेंगे तो कंपनी कैसे चलेगी। क्रेडिटर्स जो कि रॉ मटेरियल दे रहा है, आपको उधार सामान दे रहा है प्रोडक्ट बनाने के लिए, अगर वो नहीं देगा तो कंपनी कैसे चलेगी। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि स्टेक होल्डर कितना बड़ा रोल होता है कंपनी को। और इसमें किसी एक का भी अगर वीक पॉइंट है, जैसे आपके पास गवर्नमेंट भी अच्छी थी, गवर्नमेंट अच्छे परमिशन दे रही थी, शेयर होल्डर भी अच्छा पैसा लगाए हुए थे, ठीक है ना, तुम्हारे पास अच्छे एम्प्लॉयज़ नहीं थे तो कंपनी उतने अच्छे से चल पाएगी नहीं। यानी कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं, एग्जांपल के तौर पे क्रेडिटर्स, वो माल आपको रॉ मटेरियल उधार नहीं दे रहा है आपको। जैसे आपकी टी शर्ट बनाने की फैक्ट्री थी, जो टी शर्ट बनाने जो कपड़ा चाहिए रोल में, रॉ मटेरियल, वो कपड़ा नहीं दे रहा, उधार नहीं देंगे, कैश लो, वो दिक्कत होगी कि नहीं होगी। यानी कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, अगर कंपनी अच्छी चलनी है, कोई बड़ा बिजनेस करना है, कोई आपको बड़ा एक बिजनेस एक्सपेंड करना है, तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब भी बहुत सपोर्टिव होने चाहिए। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कंपनी के ऊपर। नेगेटिव इम्पैक्ट, अगर यही स्टेक होल्डर इंटरप्ट करें
इंटरप्ट मतलब एग्जाम्पल के तौर पे गवर्नमेंट है ना, टैक्स बहुत ज़्यादा लगाई दे रही है किसी प्रोडक्ट के ऊपर, तो आपको दिक्कत होगी, है ना, कॉस्टिंग निकालने में, उसको सामान बेचने में। या फिर एग्जाम्पल के तौर पे वर्कर्स हैं, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, है ना, वो इंटरप्शन हुआ, तो इनकी वजह से क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों ही है स्टेक होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेक होल्डर एंड शेयर होल्डर, कि स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में क्या फ़र्क है। देखो मैंने क्या कहा था आपको, स्टेक होल्डर में तो काफ़ी लोग आ जाते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस या कंपनी को चलाने में सपोर्ट कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। शेयर होल्डर तो एक पार्ट ऑफ स्टेक होल्डर है, कि शेयर होल्डर भी टाइप ऑफ स्टेक होल्डर है, ये भी एक स्टेक होल्डर है। तो स्टेक होल्डर तो बहुत बड़ा टर्म हो गया, जिसमें से शेयर होल्डर भी स्टेक होल्डर है। शेयर होल्डर का काम क्या है, क्या वो मशीन चलाएगा? नहीं। क्या वो उधार माल देगा? नहीं। क्या वो आपको लाइसेंस प्रोवाइड करेगा? नहीं सर, शेयर होल्डर का काम है कंपनी में पैसा लगाना, कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना। ठीक है, तो सबके अपने हर एक स्टेक होल्डर के अपने अपने रोल होते हैं और सभी स्टेक होल्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है देखो स्टेक होल्डर एंड कस्टमर, स्टेक होल्डर एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेक होल्डर एंड कस्टमर। ओह ठीक है, तो कभी भी डिस्टिंक्शन बिटवीन याद करो तो हमेशा याद रखना पॉइंट वाइज ही याद करना है, किस पॉइंट बेस से उन दोनों के बीच में फ़र्क है या डिस्टिंग्विश हो रहा है वो दोनों। ठीक है, तो इसे मैंने लिखा फाइनेंशियल स्टेक। अब स्टेक होल्डर या शेयर होल्डर तो फाइनेंशियल स्टेक लेगा ही ना, शेयर होल्डर हुआ, एम्प्लॉयज़ हुए, वो फाइनेंशियली जुड़े होते हैं पैसे के लेन देन से। ठीक है ना, फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं कंपनी को। तो क्या कस्टमर सपोर्ट करता है? क्या कस्टमर का फाइनेंस करता है बिजनेस में? फाइनेंस कहाँ करता है? वो तो सामान खरीदना होता है। कस्टमर तो आपका सामान खरीदेगा, फाइनेंस थोड़ी ना करेगा, नहीं करेगा। फिर देखो सप्लाई ऑफ कैपिटल, स्टेक होल्डर तो अप्लाई करते ही हैं कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या? जो बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, स्टेक होल्डर ही तो सप्लाई करेंगे, शेयर होल्डर ही तो सप्लाई करेंगे। कस्टमर सप्लाई करेगा? नहीं। कस्टमर क्यों सप्लाई करेगा? वो तो आपका कस्टमर है, उसको सामान खरीदना है। ठीक है ना। फिर बाइंग गुड्स एंड सर्विस, स्टेक होल्डर थोड़ी ना आपकी कंपनी में गुड्स खरीदे बेचेंगे, वो तो कस्टमर खरीदे बेचेंगे। मतलब खरीदना है कस्टमर को, आपको तो बेचना है ना, आपको तो बेचना है। ठीक है, तो स्टेक होल्डर डू नॉट बाई गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम दी ऑर्गेनाइजेशन। अपने पर्सनल यूज़ के लिए खरीदा वो चीज़ अलग है। कस्टमर बाई गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द ऑर्गेनाइज। रिस्क टेकिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारी बातें बिजनेस के एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेक होल्डर तो रिस्क टेकिंग है ही, है ना। शेयर होल्डर पैसा लगा रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ओनर पैसे लगा रहे हैं, कंपनी नहीं चली तो रिस्क है, नुकसान हो गया तो रिस्क है कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? तो क्या कस्टमर को कोई रिस्क है क्या? कस्टमर को क्या रिस्क है भाई? उसको सामान आपका पसंद आएगा तो वो आपका सामान खरीदेगा, नहीं पसंद आएगा तो नहीं खरीदेगा, उसका थोड़ी ना कोई रिस्क है। प्रोडक्ट ओरिएंटेशन जो होता है, यानी जो भी कंपनी हम लोग चला रहे हैं उस कंपनी में जो भी प्रोडक्ट है, एग्जांपल के तौर पे वॉच, तो ये वॉच जो कंपनी बना रही है, तो क्या उसके ओनर ये वॉच ज़रूरी है कि उसके ओनर से भी ये वॉच पहन रहे होंगे, उन्हें पसंद आ रही होगी? तो ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। वो ओनर इतना रिच है, वो अपनी हाईफाई ब्रांडेड घड़ी पहन रहा है, तो ये घड़ी बनाई क्यों रहा है? कस्टमर के लिए। उसे नहीं पसंद है, उसको नहीं इंटरेस्ट है, वो जो बना रहा है हो सकता है वो उसकी पसंद ना हो, वो उस प्रोडक्ट के लिए ओरिएंटेड नहीं है। वो कस्टमर मार्केट को देख रहा है, पब्लिक को क्या पसंद है। वो तो अपना सॉफ्ट ड्रिंक समझ लो, जैसे थम्स अप है, पेप्सी है, ज़रूरी थोड़ी ना कि उनके ओनर वो कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम कर रहे होंगे, उनका अलग इंटरेस्ट होगा। वो तो कस्टमर और पब्लिक को देख रहे हैं, पब्लिक को मार्केट में क्या बिक रहा है, हम बनाएंगे। तो प्रोडक्ट ओरिएंटेशन हमेशा कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, स्टेक होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। कि स्टेक होल्डर को मुझे यार ये पसंद है, मुझे तो रोडो वॉच पसंद है, मुझे तो एप्पल मोबाइल पसंद है, एप्पल मोबाइल ही मैं बनाऊँ, ऐसा थोड़ी ना। ठीक है, वो तो देखेगा जिस मार्केट में है उसकी सेटिंग क्या बन रही है, वो किस टाइप का बिजनेस कर सकता है, वो है मेन। ठीक है, तो मार्केट ओरिएंटेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ स्टेक होल्डर, लेकिन कस्टमर के लिए मार्केट ओरिएंटेशन होना ज़रूरी कि मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, फिर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट में आप देखोगे तो स्टेक होल्डर तो प्रॉफिट शेयर करेंगे, कस्टमर क्यों करेगा, है ना, उसमें सामान खरीदना है।
पार्टिसिपेशन और मैनेजमेंट में जो कंपनी है उसमें मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कौन कर सकता है? स्टेक होल्डर्स, ओनर, शेयर होल्डर्स। कस्टमर क्यों जाके मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, है ना? कोई लॉजिक भी नहीं ना। तो ये तो डिस्टिंक्शन बिटवीन था किसके किसके बीच, स्टेक होल्डर एंड कस्टमर। ठीक है, बाद में एक और है शेयर होल्डर एंड कस्टमर, वो रहने दो कि लॉजिक नहीं है वो, क्योंकि स्टेक होल्डर मतलब ही शेयर होल्डर, तो एक ही बात हो जाएगी। हाँ पापा पढ़ा रहे, हाँ मांग लो। ठीक है, तो अब देखो डिस्टिंक्शन बिटवीन हमें करना है शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर्स। हाँ ये आता है एग्जाम में कि शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर्स। तो शेयर होल्डर मतलब टाइप ऑफ स्टेक होल्डर, है ना, और क्रेडिटर्स भी तो स्टेक होल्डर है, क्रेडिटर भी स्टेक होल्डर है। मैंने बताया ना, जो बैंक आपको लोन दे रही है वो स्टेक होल्डर है, आपकी कंपनी से जुड़ी हुई है, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है। क्रेडिटर्स मतलब जो लोन देते हैं, जो उधार देते हैं, या उधार जो रॉ मटेरियल देते हैं, वो क्रेडिटर्स होते हैं। ठीक है, तो शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका डिस्टिंक्शन बिटवीन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत होते हैं। ठीक है, तो शेयर होल्डर आर इंटरनल स्टेक होल्डर, कंपनी के अंदर के स्टेक होल्डर है, कंपनी में जाते हैं, पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में देखते हैं क्या चल रहा है कंपनी में क्या नहीं। क्रेडिटर्स सिर्फ पैसा लगा दिया, पैसा दे दिया, लगा क्या दिया, पैसा लोन दे दिया, भाई तुम्हारी कंपनी डूबे, नुकसान हो, कुछ भी, हमें मेरा पैसा चाहिए। वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होते हैं, बाहर से होते हैं, उन्हें कंपनी के अंदर से कोई मतलब नहीं होता है। नेचर ऑफ इन्वेस्टर, एज आई टोल्ड यू कि ये इन्वेस्ट करते हैं एज ए कैपिटल के फॉर्म में, और ये लोन के फॉर्म में देते हैं। शेयर होल्डर जो होता है कंपनी का कैपिटल प्रोवाइड करता है कंपनी को। कैपिटल मतलब जिन पैसों से बिजनेस किया जाता है, स्टार्ट होता है या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। लेकिन क्रेडिटर क्या देंगे? लोन देंगे, उधार, बोरोड मनी, लोन। तो डिग्री ऑफ रिस्क की बात करेंगे तो शेयर होल्डर की तो बहुत रिस्क होता है, पता चला कंपनी का नुकसान तो उनका भी नुकसान, शेयर होल्डर का भी नुकसान, उनको डिविडेंड नहीं मिलता है। डिविडेंड मतलब एक प्रॉफिट होता है जो शेयर होल्डर को मिलता है, उस टर्म को डिविडेंड बोलते हैं। शेयर होल्डर के प्रॉफिट के टर्म को डिविडेंड बोलते हैं। क्रेडिटर्स मतलब लोन के प्रॉफिट या बेनिफिट के टर्म को इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, सो डिग्री ऑफ रिस्क वेरी हाई, ये तो बहुत ही कम है। तुम्हारी कंपनी नुकसान में जा रही, भाई मुझे लोन का, मुझे मेरा पैसा विद इंटरेस्ट चाहिए, ये बैंक आपको बोलेगी सीधा सीधा। प्रॉफिट शेयरिंग में शेयर होल्डर तो प्रॉफिट शेयरिंग जो भी सरप्लस होता है, जो भी फ़ायदा होता है कंपनी का, एज ए डिविडेंड उनको मिलता है, डिविडेंड टर्म है, और इनको एज एन इंटरेस्ट मिलता है। फिर मेंबरशिप में दे आर मेंबर्स, इंटरनल स्टेक होल्डर हैं। इन लोग तो मेंबर्स नहीं है, इनको वोटिंग राइट नहीं है। कंपनी में कोई भी डिसीजन लेना है, नया प्रोडक्ट या नई ब्रांच डालना है, कुछ भी डिसीजन है कंपनी में, तो वो शेयर होल्डर तो पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन क्रेडिटर्स को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, तो अब अलग से, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर जो कि अभी हम लोग ने पढ़ा, ये जो पढ़ा है ना शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर मतलब इंटरनल स्टेक होल्डर, क्रेडिटर मतलब एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। तो वही तो नीचे भी एक स्पेशल एक टॉपिक दिया हुआ है, पॉइंट दिए हुए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल शेयर स्टेक होल्डर। तो मैंने तो बता दिया इंटरनल स्टेक होल्डर का मतलब, इंटरनल स्टेक होल्डर मतलब शेयर होल्डर भी है, एम्प्लॉयर्स भी है, मैनेजर्स भी हैं, एम्प्लॉयज़ भी हैं, वर्कर्स भी हैं, ये सब क्या है? इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर क्रेडिटर्स हो गए, बैंक हो गई, क्रेडिटर मतलब जो तुम्हें लोन दे रहे हैं, या फिर ये भी कह सकते हो जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनी को, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझो कि कंपनी टी-शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का आपकी कंपनी है, आप टी-शर्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो आपको कपड़ा नहीं चाहिए, आपको धागा नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए कि नहीं चाहिए, रॉ मटेरियल, तो वो सब होते हैं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, उन्हें हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। ठीक है, बैंक भी एक क्रेडिटर्स है, क्योंकि बैंक भी आपको लोन देती है, मतलब जिसके ऊपर पैसा बाकी है, आपके ऊपर जिसका पैसा बाकी है, आपको कंपनी को जिन जिन बंदों को पैसा देना होता है उसे बोलते हैं क्रेडिटर्स, पैसा देना होता है कंपनी को। तो ये हो गया इंटरनल स्टेक होल्डर और ये हो गया एक्सटर्नल। देखो जो भी लैंग्वेज मैं आपको समझा रहा हूं ना, वो मोस्ट इजी लैंग्वेज है। आपको बस क्या करना है, उस मेरी लैंग्वेज को बुक की लैंग्वेज से कनेक्ट करना है। मोस्ट इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की
कोशिश कर रहा हूँ। तो याद रखना कि अगर आप लोग जो मेरा लेक्चर देख रहे हो तो देखने का या सीखने का भी तरीका होता है। ऐसे नहीं कि बस ऐसे करके बैठ गए सोफे में, लगा लिया मोबाइल, नाम के लिए देख लिया, हाँ भाई समझ में आ गया, ऐसा नहीं। आपको क्या करना है, पेन कॉपी लेके बैठना है। जो जो पॉइंट मैंने तुम्हें बोला है, आई हैव नॉट रिटन हियर, मैं बोल रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, मेरा काम है समझाना। तो आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करके आपको वहाँ पॉइंट उसी टाइम आपको नोट कर लेना है कि सर ने इसका मतलब ये बताया था, सर ने इसको ऐसे तरीके से समझाया था, ये आपका काम है। तो सीखने के भी तरीके होते हैं। देखो अगर सही तरीके से नहीं सीखोगे, आपका टाइम तो लग रहा है, टाइम तो जा रहा है, ट्यूशन भी आ रहे हो, स्कूल भी आ रहे हो, खुद सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, लेकिन तरीका अगर आपने सही नहीं रखा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग खाना खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, पेट खराब हो रहा है, तबीयत खराब हो रही है, अब आप बोलो खाना तो हम खा रहे हैं तो हमें तो हेल्दी होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, तरीका होना चाहिए कि आप खा रहे हो, पी रहे हो, आपकी डाइट क्या है, उसका तरीका क्या है। अच्छा सब खा रहे हो, खराब कुछ नहीं खाया, सोचो ज़रा सा। आपने फ्रूट भी खाए बीच में, आपने स्वीट भी खाई, आपने रोटी भी खाई, राइस सब खाया, लेकिन तरीका सही नहीं था। कि ट्यूशन भी अच्छा था, स्कूल भी अच्छा था, हमने सेल्फ स्टडी भी अच्छी की थी, लेकिन तरीका अच्छा नहीं था, इसलिए आउटपुट नहीं मिला, अच्छा रिजल्ट नहीं आया। तो ये चीज़ याद रखना मेरी, ठीक है। तो यही एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें इंटरनल स्टेक होल्डर है, यहाँ पे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं, सप्लायर, कॉम्पिटिटर्स, सब एक्सटर्नल है, गवर्नमेंट है ना, सब एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है ना। तो इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर का जो डिफरेंस बिटवीन मैंने शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर्स का बताया था ना, एग्जैक्टली वही है। तो ये पढ़ लेना, क्योंकि शेयर होल्डर मतलब एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, शेयर और क्रेडिटर्स मतलब शेयर होल्डर मतलब सॉरी इंटरनल स्टेक होल्डर, क्रेडिटर्स मतलब एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टेक होल्डर्स। जो कंपनी में स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, उनकी अपनी एक्सपेक्टेशन तो होगी। एग्जाम्पल के तौर पे शेयर होल्डर जो पैसा लगाया हुआ कंपनी में, तो किसी वजह से लगाया होगा ना, उसकी अपनी एक्सपेक्टेशन होगी कि मुझे अच्छा डिविडेंड मिलेगा, मुझे अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। एम्प्लॉयज़ जो कंपनी में काम कर रहे हैं, उनकी अपनी एक्सपेक्टेशन होगी, मुझे अच्छी सैलरी मिलेगी, मुझे अच्छी वर्किंग कंडीशन मिलेगी, मुझे प्रमोशन मिलेगा। गवर्नमेंट जो कि एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है, उनकी उसकी अपनी एक्सपेक्टेशन होगी गवर्नमेंट की कि मुझे टाइम टू टाइम क्या मिलेगा, टैक्स मिलेगा, है ना, कंपनी मुझे टैक्स पे करेगी टाइम टू टाइम। तो सब की जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, सबकी अपनी क्या होते हैं, एक्सपेक्टेशन होते हैं। अब जिसमें पहला जो टॉपिक है या पहला जो एक्सपेक्टेशन इसमें दिया हुआ है वो एम्प्लॉयर्स का दिया हुआ। एम्प्लॉयर्स मतलब ओनर हो गए, शेयर होल्डर हो गए, जो कंपनी के मालिक हैं, कंपनी के जो ओन करते हैं। अब इनकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, सोचो ज़रा सा। ये तो एक वेरी वेरी जनरल तरीके से भी आप सोच सकते हो, समझ सकते हो, इतने कॉमन लॉजिक लगा सकते हो कि कंपनी का जो ओनर है उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कंपनी से, उसकी एक्सपेक्टेशन अपनी कंपनी से क्या होगी, सोचो ज़रा सा। सबसे पहले तो अच्छा प्रॉफिट मिले उसे, है ना, पहली एक्सपेक्टेशन तो यही होगी ना, यार मैंने बिजनेस किया, इतना पैसा लगाया, मुझे प्रॉफिट अच्छा मिलना चाहिए। दूसरा कि मैंने जो पैसा लगाया है, जो कैपिटल लगाया है, वो डूबे ना, नुकसान ना हो कंपनी को, ये एक्सपेक्टेशन हो सकती है ना एम्प्लॉयर्स की। तो एक वेरी वेरी बेसिक थिंग्स हो गई। और क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती हैं, कंपनी ग्रोथ हो, बिजनेस मेरा बढ़े, ये भी तो एक्सपेक्टेशन हो सकती है एम्प्लॉयर्स की। तो यही सब तो दिया हुआ है ना, कि प्रॉफिट अच्छा हो, रेगुलर रिटर्न मतलब प्रॉफिट, हाँ रेगुलर रिटर्न प्रॉफिट, कैपिटल मेरा सेफ हो, सेफ्टी सेफ हो, एक्यूरेट अप टू डेट रेगुलर इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती रहे, वर्किंग कंपनी कैसा वर्क कर रही है, लोग कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। मैं कंपनी का मालिक, मेरी एक्सपेक्टेशन है मेरे एम्प्लॉयज़, मेरे वर्कर अच्छा काम करें कंपनी के लिए, एक्सपेक्टेशन है ये, ठीक है। तो ये तो एक्सपेक्टेशन। हाँ, कंपनी की अच्छी गुडविल हो मार्केट में, मेरी कंपनी है, मैं चाहता हूँ कंपनी गुडविल मार्केट में कस्टमर के बीच में एक अच्छी क्या हो, गुडविल हो। तो ये एक्सपेक्टेशन हो गई किसकी, एम्प्लॉयर्स की। एक्सपेक्टेशन बहुत ईजी है, ठीक है। फिर एम्प्लॉयज़ मतलब जो वर्कर्स हैं, मैनेजर्स हैं, है ना, जिनको सैलरी या वेजेस मिल रही है, तो उनकी अपनी एक्सपेक्टेशन क्या होगी। सोचो कंपनी से क्या उम्मीद होगी, सबकी एक्सपेक्टेशन कंपनी से है, क्या उम्मीद हो सकती है, सोचो।
उनको अच्छी सैलरी मिले, टाइम पर सैलरी मिले, उनको प्रमोशन मिले टाइम टू टाइम, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उनकी उसकी जो वर्किंग कंडीशन है वो वर्किंग कंडीशन और ठीक से मिले, अच्छी वर्किंग कंडीशन मिले। एग्जाम्पल के तौर पे कोई कंपनी कोई एक फैक्ट्री है, वहाँ पे गर्मी बहुत हो रही है, पसीने से काम कर रहा है वर्कर, तो क्या अच्छी वहाँ पानी फैसिलिटी अच्छी नहीं है, बाथरूम की फैसिलिटी अच्छी नहीं है, तो ये एम्प्लॉयज़ और या वर्कर क्या अच्छे इंटरेस्ट से काम करेंगे कंपनी में? नहीं करेंगे काम। तो ये एक्सपेक्टेशन होती है एम्प्लॉयज़ की, उनको बोनस मिले, छुट्टियां सही टाइम पर मिले, हेल्थ से मतलब एक मेडिकल फैसिलिटी मिले कंपनी से, कि सडनली कुछ एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हो गया तो उसी टाइम उसको मेडिकल फैसिलिटी मिले। तो ये एक्सपेक्टेशन है एम्प्लॉयज़ की। फिर एक्सपेक्टेशन आती है क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर मतलब जो कंपनी में लोन दिए हुए हैं, कंपनी पैसा लगाए हुए हैं, तो वो क्या चाहेंगे कंपनी से, क्या उनकी एक्सपेक्टेशन हो सकती है? उनकी कंपनी की एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि उनका पैसा उनको टाइम पर मिल जाए वापस, उस पैसों का जो भी इंटरेस्ट बन रहा है इंटरेस्ट भी टाइम पर मिल जाए, पैसा डूबे ना, पैसा हमारा सेफ रहे, हमारा लोन सेफ रहे। ये एक्सपेक्टेशन क्रेडिटर्स की हो सकती है। उनको सही रेट ऑफ रिटर्न मिले, मतलब जो इंटरेस्ट है 5%, 6%, जो भी मार्केट में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ठीक ठाक इंटरेस्ट यानी रेट ऑफ रिटर्न मिले, है ना। देखो सिक्योरिटी मिले, देखो सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ मॉर्टगेज ऑफ एसेट्स और पर्सनल गारंटी बाय ओनर्स ऑफ द इंटरप्राइज। लोन दे दिया कंपनी ने 20 करोड़ का, 100 करोड़ का, तो किसके अगेंस्ट? बैंक ने कैसा भरोसा किया? तो बैंक क्या एक्सपेक्टेशन करेगी कंपनी से? भाई तुम अपनी कोई प्रॉपर्टी है ना मॉर्टगेज कर दो, मॉर्टगेज मतलब समझे, गिरवी रख दो, उसके पेपर मुझे दे दो, अगर बाई चांस तुम पैसा लेके भाग गए तो वो हमारे पास सिक्योरिटी के तौर पर रहेगा, मॉर्टगेज बोलते हैं उसे। तो ये एक्सपेक्टेशन होती है क्रेडिटर्स या बैंकर्स की कि अगर हम किसी पर पैसा लगा रहे, लोन दे रहे हैं, तो हमें उसकी सिक्योरिटी मिले, ठीक है। फिर कॉम्पिटिटर की एक्सपेक्टेशन पढ़ लेना। फिर गवर्नमेंट की, ठीक है, गवर्नमेंट का आता है एग्जाम में, एम्प्लॉयज़ आता है, ओनर्स का आ जाता है। गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है? सोचो ज़रा, एक कंपनी से टाइम टू टाइम टैक्स जमा करे कंपनी, तो पहले तो यही एक्सपेक्टेशन हो सकती है। या और क्या हो सकती है? सोचो कि लॉज जो हैं, जो रेगुलेशंस हैं कंट्री में, उस गवर्नमेंट के अंडर में, वो कंपनी फॉलो करे, कि जैसे पॉल्यूशन से रिलेटेड, पॉल्यूशन कितना अलाउड है उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए, उससे ज़्यादा पॉल्यूशन ना फैलाए, है ना। डिपेंड करता है फैक्ट्री कहाँ पर लोकेट है, तो रूल्स, या कोई ऐसा काम ना करे जो सोसाइटी का अगेंस्ट हो, कोई इलीगल काम ना करे, इलीगल प्रोडक्ट ना बनाए, ठीक है ना। तो ये हो सकती हैं गवर्नमेंट की अपनी एक्सपेक्टेशन। बाकी टैक्स वाला मैंने बता दिया है। रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज़ करें। रिसोर्स मतलब जैसे पानी फैसिलिटी दे रही है गवर्नमेंट, पता चला पानी को तुम बाहे पड़े हुए हो, है ना, तो रिसोर्सेज बराबर यूज़ करो। जहाँ पर भी कंपनी है, फैक्ट्री है, वहाँ के आसपास का एटमॉस्फेयर अच्छा रखो, ठीक है। ऐसी चीज़ें करो जिससे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े। पता चला तुमने ऐसी मशीन लगा दी, पहले कोई फैक्ट्री में 100 लोग काम कर रहे थे, 500 लोग काम कर रहे थे, मशीन ऐसे लगा दी कि एक मशीन ही 500 लोग का काम अकेले करे दे रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, बाकी 400 लोगों को निकाल दिया जितने भी एक्स्ट्रा हो गए। तो ये चीज़ होता है। अवॉइड मोनोपॉली, मोनोपॉली मत करो। एग्जाम्पल के तौर पे कभी कभी ऐसा होता है बिजनेस में कि इतना बड़ा वो अपना बिजनेस कर लेता है इतने कम रेट में कि बाकी जो कंपनीज होती हैं वो तो ख़त्म हो जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे टेलीकॉम में आज कंपनी बची कितनी है? एक टाइम पे 10, 12, 15 हुआ करती थी, है ना। ऑरेंज भी है, हच भी है, ये वो बहुत कंपनी होती थी, एयरसेल भी है, ठीक है। अब देखो एयरटेल है, एक वोडाफोन है और एक जियो है, भाई 2 ही 3 है जो एक कहीं ना कहीं मोनोपॉली हम कह सकते हैं, ठीक है। तो मोनोपॉली मतलब ये होता है कि अकेले बिल्कुल राज करना, तो 2-3 कंपनी के लिए भी हम ये कह सकते हैं। तो ये हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ पब्लिक। सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है? पब्लिक की एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है? पब्लिक की एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि इन्वायरमेंट अच्छा रखे, एटमॉस्फेयर अच्छा रखे, ठीक है ना, और सोसाइटी के लिए ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो हमें, सोसाइटी को जिसकी चाहत है, जो सोसाइटी की अपनी डिज़ायर है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ख़राब ना हो, आसपास का वो अच्छा रहे।
और कुछ चैरिटेबल वर्क करें। बड़े बड़े जो कंपनी होती है जैसे रिलायंस हुए, टाटा हुए, काफ़ी सारे चैरिटेबल वर्क करते हैं, गरीबों के लिए स्कूल खोलते हैं, पानी वाटर फैसिलिटीज़, बड़े बड़े टंकी लगवा देते हैं गाँव में। अगर कोई छोटी कंपनी है ना, छोटी छोटी कंपनी क्या करती है, गाँव में टंकी लगवा दी पानी की, तो ऐसे चैरिटेबल वर्क किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक्सपेक्टेशंस। फिर बाद में एक्सपेक्टेशन कस्टमर की दिख नहीं रहा है मुझे। कस्टमर जो सामान खरीद रहा है उसकी भी अपनी एक्सपेक्टेशन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है कंपनी के, कि उसको जो गुड्स मिले उसका प्राइस फेयर हो, उसको लूटा ना जाए, वो जो गुड्स मिले वो हार्मफुल ना हो, फेक ना हो, है ना, कि दिखा कुछ और रहे बेच कुछ और रहे, अच्छी क्वालिटी का हो। ठीक है ना, ठीक है, सर्विस बराबर हो, सेल्स सर्विस आफ्टर सेल बोलते हैं ना, कि आपने कंप्यूटर लिया है, बाद में उसमें सर्विसेज की ज़रूरत है, कुछ ख़राब हो रहा है, कुछ दिक्कत आ रही वारंटी के अंडर में, तो सर्विसेज प्रोवाइड या सर्विसेज उसे मिलनी चाहिए। तो ये है ना एक्सपेक्टेशन कस्टमर की हो सकती है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन तो बहुत ही जनरल तरीके से आप समझ सकते हो। ओके, फिर स्टेक होल्डर एनालिसिस है, इसमें यही बताया गया है कि रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए। ठीक है, स्टेक होल्डर पावर क्या क्या होते हैं, तो ये आप पढ़ लेना, एग्ज़ाम से इतना ज़्यादा इससे आता नहीं है। तो ये चैप्टर तो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चैप्टर का मैंने मीनिंग बता दी है, समझा भी दिया है, लेकिन इतना मुझे लगता है इतना काफ़ी नहीं होता है। अब आपने इसे चैप्टर को समझा तो उसमें काफ़ी सारे आपके डाउट निकलेंगे, तो इसीलिए तो पर्सनल ट्यूशन के लिए हम लोग पुश करते हैं ज़्यादा बच्चों को, कि पर्सनल ट्यूशन लेना बहुत ज़रूरी, ना कि बड़े बड़े बैच में पढ़ना। पर्सनल ट्यूशन से ही आप अपनी पर्सनालिटी की ग्रोथ करते हो, जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी आपको सीखने का तरीका क्या है, ये भी ज़रूरी है ना, कि पर्सनल ट्यूशन में टीचर क्या करता है, बच्चों की पर्सनालिटी के हिसाब से, बच्चों के माइंड के हिसाब से सिखाने की कोशिश करता है। तो पर्सनल ट्यूशन को बहुत ही यूटिलाइज़ करना चाहिए आप लोगों को। इसका मतलब ये है कि मैंने चैप्टर पढ़ा दिया का मतलब ये नहीं होता है कि आपने पूरा चैप्टर सीख लिया, इसका मतलब ये नहीं होता है। पढ़ोगे, टू वे कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। आपको डाउट होंगे, डाउट पूछोगे, बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन आंसर में समझ में नहीं आएगी, तो क्वेश्चन आंसर में भी आप समझने की कोशिश करोगे। तो उसके लिए फिर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करिए और अपने डाउट्स को क्लियर करिए। ये बहुत ज़रूरी है लर्निंग प्रोसेस के लिए, और अपनी एक हम कह सकते हैं कि एक्सेलेंट बनने के लिए टू वे कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। आजकल बच्चे यूट्यूब पे डिपेंड हो गए, लेक्चर देख लिया, उनको लगता है उनको ऐसा लगता है उनको सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, एक्सेलेंसी के लिए अगर एक्सेलेंसी पानी है तो टू वे यानी टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कोई भी डाउट्स होंगे वो आप क्लियर करोगे ही।